बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि साने 9 मई में मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। अगर कोई 9 मई वाक़यात में मुलव्विस होगा तो उस पर माफ़ी भी मांगूंगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दायर करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तफसीली फैसले से कब इलेक्शन एक्ट में तरमीम और नजरसानी दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, इन सब का क्या नतीजा निकलेगा? या तो टकराव होगा और टकराव के नतीजे में मतलब ये तो एक आईनी टकराव है ना, जब मुल्क के लोग तो नहीं टकराने जा रहे आपस में, तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है और उसको पैदा होने से रोकें अगर तो मुनासिब है और तैयारी करें 14 अगस्त की इंशाल्लाह। 7 रोज़ तकरीबन रह गए। तो बाकी ये है कि ये तो इशू जो है ये आईनी बहरान है और इसकी वजह से ये बड़ा इरिटेंट है। ये जो सारे है ना, जो कुछ हो रहा है, मैं हमेशा बात तो इरिटेंट है क्योंकि ये मैन मेड क्राइसिस हैं और पावर गेम है। इसका ताल्लुक मैं बार बार अपने जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये है कि ये पावर का खेल है, ताकत का खेल है और उसमें जो है वो कोई असूल या कोई चीज़ें ऐसी नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है इसमें कि ये जो आईपीपी का इशू है ये कहाँ तक हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा धोखा हुआ है इस कौम के साथ और उसके नतीजे में अरबों रुपए आप देखें किस तरह से हर महीने हर शख्स के बिल से कैपेसिटी चार्ज अब पता चल रहा है कि क्या, और पावर प्लांट लगे होते। तो मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये इसके पीछे जो चेहरे हैं वो ज़रा आएँ और वो खड़े हों, जो भी हों अक्रॉस द बोर्ड। और मुल्क के अंदर देखें, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है लोगों का या बाहर ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, और लेकिन ये है कि उसमें मुझे दिलचस्पी है और साथ ही ये है कि मुल्क एक सुकून चैन से आराम से जैसे हम चल रहे हैं, यानी अब देखें ना कि अगर ये मसला ही ख़त्म हो जाता है लोगों को बिलों का, तो मुझे आप बताएं, और इतने पैसा खा के चले गए बाहर, भाग गए, ये कौन से लोग हैं भाई? तो मैं मुंतज़िर हूँ कि इस पर अब कोई एक्शन, अगर चीज़ें आ गई सामने तो इस पर कोई एक्शन, इन लोगों को पकड़ें। और दूसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ ना सिस्टम जा रहा है, तो वो आप सिर्फ इस तरह से देखें। मैं ज़रा दोबारा आता हूँ पाकिस्तान की सियासत पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो है यहाँ पे वो मैं उसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, और वो बात जो है वो ये है कि रॉबर्ट कैपलन, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, बड़ा खूबसूरत जुमला, और वो जो जुमला था उनका वो ये था कि जो यूरोप है वो एक लैंडस्केप है और जो ईस्ट एशिया है वो सीस्केप है, यानी लैंडस्केप और सीस्केप। अच्छा, ये जो है इसमें यानी अब आप देखें ना कि जो पिछली सदी है, पिछली सदी में जो बड़ी जंगें हुई हैं, यानी 20वीं सदी में 2 बड़ी जंगें, तो वो उनका जो बुनियादी थिएटर था, जंगें जहाँ हुई हैं वो तो लैंडस्केप पे हुई हैं यूरोप में, और यूरोप में हुई हैं जर्मन, हिटलर, ये सारा, ठीक है ना, फ्रांस और जैसे हुआ। लेकिन इसके साथ एक पैसिफिक थिएटर भी खुला, फैसला उधर ही हुआ, जापान, इंपीरियल जापान, और उसके बाद फिर वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स गिरे और सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये यूक्रेन की जंग ने ताज़ा की है दोबारा, यूक्रेन की जंग ने दोबारा ताज़ा किया है वो जो ज़मीन पे जंगें होती थी, टैंक्स और उनकी अहमियत सारी। लेकिन जो तवज्जो चली गई वो तवज्जो सारी की सारी गई समुद्रों की तरफ, ठीक है, सी पार की तरफ। आप किसी भी थ्योरी को ले लें, आप चाहे वो हार्टलैंड को लें, चाहे ब्रिमलैंड को लें, चाहे सी पार को लें, किसी भी जितनी भी थ्योरीज हैं, किसी भी थ्योरी पे आप जोग्राफी को, नक्शे को देखें, लेकिन एक बात आपको समझ में आएगी कि मतलब है कि समंदर जो है उसका एक बहुत बड़ा
रोल होता है, किरदार है। और समंदर का किरदार जो है वो जिन मुल्कों के पास समंदर हैं उनकी अपनी अहमियत है और बहुत अहमियत है। और ये जो, अब मैं आपको सिर्फ इस हवाले से बताऊं कि ये बांग्लादेश में, जैसे चलें इसको इस तरह से करते हैं, मैं कहता हूँ ऑर्डर ख़त्म हुआ है जी। ये ऑर्डर नहीं है कि हसीना वाजिद कहाँ पे गई हैं या कहाँ पे वो क्या किसी अरब मुल्क में जाएंगी या उनको कहाँ पनाह मिलेगी, ये नहीं। इशू ये नहीं है। इशू जो है वो इससे बड़ा है। इशू ये है कि एक पूरा का पूरा जो एक ऑर्डर था इस रीजन का, वो ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, जो कि शायद 47 में बना था। और 47 में मैं नहीं समझता कि कोई मुनसिफाना बना था। वो तो लकीरें वकीरें इधर उधर दाएं बाएं कुछ सर पैर, अभी तक कितने तनाज़े आते हैं। देखें चाइना इंडिया, उसके बाद ये है कि मगरबी पाकिस्तान इधर है, मशरक़ी पाकिस्तान इधर है, दरमियान में इंडिया है। मतलब क्या, ये तो कोई, अगर जोग्राफी के हिसाब से आप बात करें, पॉलिटिकल गलतियां हुई वो सारी, मैं प्योर जोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसने क्या करना था, किसने क्या नहीं करना, वो सारा ऐसे पॉलिटिकल बात करें। जो मैं जोग्राफी के हवाले से बात कर रहा हूँ या हिस्ट्री के हवाले से, देखें जो बांग्लादेश है वो भारत के, अगर आप नक्शे पे देखें उसको, तो वो जो कल भी हमने नक्शा दिखाया था, हम दोबारा अगर दिखा सकेंगे, जिसके 3 तरफ जो है वो, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और 3 तरफ जो है वो रियासतें हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो बांग्लादेश है वो भारत के अंदर है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये अगर हम रियासतों को देखें, ये जो है, ये आप ये देखें कि आपको लगेगा कि बांग्लादेश जो है वो, बांग्लादेश भारत के अंदर है एक तरह से। ये अगर आप इस मैप को देखें जी। तो बांग्लादेश बाहर, यानी आप ये देखें कि एक तरफ मगरबी बंगाल है, अच्छा एक तरफ जो है वो ऊपर जो है वो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, आसाम है और मघ्याला है, ठीक है जी। अब यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस नक्शे को यहां रोकिएगा। यहां पर ये जितनी रियासतें हैं, आसाम, मघ्याला, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, ये जो सारी रियासतें हैं ये लैंडलॉक हैं। मैं भूटान तक चला गया हूं और मैं नेपाल तक गया हूं ऊपर, ये सब लैंडलॉक हैं। और ये सारी की सारी जो डिपेंड कर रही हैं अपनी तिजारत के लिए, अपनी कनेक्टिविटी के लिए, अपने दुनिया से राब्तों के लिए, वो डिपेंड कर रही हैं बांग्लादेश पे। अब आप छोड़ देंगे ये बांग्लादेश है, ये मशरकी पाकिस्तान है, ये इससे पहले कोई और सल्तनत थी या क्या था, आप इस ज्योग्राफी को ध्यान में रखें कि ये सारी रियासतें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इनकी रसाई पानी तक नहीं है। इन्होंने अगर नीचे ब्लू जो समंदर है जो नक्शे में, वहां तक जाना है तो इनको बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश की सड़कें, बांग्लादेश की रेल, बांग्लादेश, ये इनको इस्तेमाल करनी होंगी। तो ये डिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनका कल्चर, इनकी जबान, इनकी सकाफत, ये तमाम की तमाम जो है, मतलब आप एक शख्स जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, या एक शख्स जो मुंबई में रहता है, दिल्ली और मुंबई का कल्चर अलग है, केरला का अलग है, हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में भी अलग अलग सकाफत है, मगर इतना ऐसे नहीं है बिल्कुल कि वो एक जो है वो पता ही किसी को ना हो कि यार मणिपुर में हो, मतलब मणिपुर है कहाँ भाई, मतलब इस तरह की सूरत हाल अगर हो जाए कि भाई मणिपुर कहाँ है, कि अच्छा मणिपुर भी है कहीं। तो इशू ये है सारा कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तो बात ये कि लैंडलॉक रियासतें हैं, दूसरी जो बात है यानी लैंडलॉक जो है वो उनकी स्टेट्स हैं, नहीं रियासतें।
दूसरी बात यह है कि जो जो वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जाहिर है कि बरतानिया का होल्ड ख़त्म हुआ, ठीक है। 50 यानी 40 के यानी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद से लेके और एक तवील सिलसिला है कि जिसमें कॉलोनीज़ ख़त्म हुई और ब्रिटिश इम्पीरियल जो वो था वो ख़त्म हुआ सारा। कहीं फ्रांस का ख़त्म हुआ, फ्रांस का तो अभी तक वो कहीं दाएं बाएं जिक्र करते रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसी में। लेकिन उसकी जद्दोजहद तवील थी, एक अरसे से थी, और उसमें बड़े सग़ीर के लोग लड़ रहे थे सारे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे सारे कॉलोनीज़ के अगेंस्ट। इशू ये है कि जब वर्ल्ड वॉर भी हुई है ना, वर्ल्ड वॉर 2, और उसका ये पैसिफिक थिएटर भी खुला है, तो पैसिफिक थिएटर को भी अगर हम साउथ चाइना सी मतलब इसको देखें, ऊपर से स्टार्ट करें, आर्कटिक से लेके और एंटार्क्टिका तक चले जाएं, तो कुरल आइलैंड का ऊपर तो जो ईस्ट चाइना सी हो गया, वहाँ तो कोरिया का है सारा सिलसिला, पेनिनसुला है, और बाकी जो नीचे साउथ चाइना है, तो साउथ चाइना सी को आप ले लें, तो यहाँ जितनी जंगें हुई हैं, आप चलें आप स्टार्ट करें कि क्या हुआ यहाँ पे। आप मतलब जापान और रशिया की लड़ाई हुई है, ठीक है। उसके बाद जब माचो डायनेस्टी ख़त्म हो गई वहाँ पे, तो चाइना के अंदर एक खाना जंगी शुरू हुई, उनके अंदर अपनी वो चलें लड़ाई, उसको भी जंग को शामिल करते हैं। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं कि जापान चलें, इंपीरियल वॉर्स जो उसने वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देख लें तो फिर उसके बाद वियतनाम की जंगें हैं, कोरिया की जंग आ जाती है पहले, और फिर उसके बाद जो है वो जितनी भी जंगें आप काउंट करें, तो वहाँ जो जितनी भी जंगें, उनमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि वो जंगें जो हैं वो बाहर नहीं हो रही। मतलब उनका एक बाहर का तो रुख है, आप ठीक है ना, वियतनाम की जंगें, और उसमें तो ज़ाहिर फ्रांस और अमेरिका का वहाँ से निकले वो, लेकिन ये है कि उसमें एक उनका इंटरनल हिस्सा ज़रूर था, यानी अंदर अंदर वो ज़्यादा। जैसे कोरिया की जंग है, तो कोरिया की जंग में कोई किसके साथ गया, कोई किसके साथ, लेकिन एक अंदरूनी खाना जंगी है। भाई वियतनाम की जंग है, वो तो कोई उधर गया, कोई शुमाली वियतनाम, कोई जनूबी, लेकिन अंदर अंदर फटा है। मतलब वो एक इनवर्ड जंग है, इंटरनल जंग है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वो, इसलिए आपको नेवीज कम नज़र आ रही हैं उनमें। वियतनाम की जंग में आपको नेवीज नहीं नज़र आ रही, आपको कोरियन जंग में नेवी नहीं नज़र आ रही, आपको जो है वहाँ पे जो मतलब नेवीज इतनी एक्टिव नहीं है, हैं ज़रूर जहाँ, मगर जो प्रॉपर नेवी नेवल जैसे होता है ना, समंदर है तो नेवल पूरा चल रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा आपको, क्योंकि इंटरनल फटे हो रहे हैं ना। चाइना के अंदर लड़ाई हो रही है, जापान, चाइना, रशिया अंदर, ठीक है ना, तो बाहर से भी फोर्सेस हैं लेकिन अंदर। तो एक बात जो है, एक तो ये हो गई कि वो उन जंगों का एक वो हिस्सा। अब वो जो पूरा इलाका है जिसको हम ईस्ट एशिया कह दें या जो भी उसको नाम दें, वो उसमें ये 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस यहां पे बढ़ती है बहुत ज़्यादा, और बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती है, एक तो वो भारत के अंदर है, मतलब नक्शे पे वो भारत के अंदर है, ये नहीं कि भारत के साथ है दाएं है, वो भारत के मेन लैंड में आपको लगेगा कि अंदर है, ठीक है। और अंदर इस तरह से है कि उसके 3 तरफ जो है वो भारत की रियासतें हैं, और एक तरफ जो छोटा सा म्यांमार है और म्यांमार का बॉर्डर है, और बाकी खलीज बंगाल है। अब ऑर्डर किस तरह से गिरा है? ऑर्डर इस तरह से गिरा है कि मतलब हसीना वाजिद का जाना इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका अगला ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये वो ऑर्डर था जो 1971 के बाद बना था। 2 पार्टियां, एक पार्टी थी ना पहले तो, हसीना वाजिद, मुजीबुर रहमान। अब 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त को कत्ल हुआ था मुजीबुर रहमान का अपने अहले खाना के साथ। अब मसला ये है कि वो जो है वो एक ऑर्डर बना, ऑर्डर ये बना कि जी मुजीबुर रहमान, बाकी उसके बाद सेकेंडरी हैं। खालिदा जिया तो बाद में आई ना बहुत, मुजीबुर रहमान कत्ल हो गए। अब वहां पर एक नया ऑर्डर बनेगा, मतलब खालिदा जिया भी अगर आ जाती हैं वापस, तो खालिदा जिया किसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगी? अभी तो डॉक्टर यूनुस जो कि वर्ल्ड रिनाउंड एक फिगर है,
वो आएंगे और उनकी बात सारे सुनेंगे भी और वो बिठाएंगे भी सबको। बड़े बड़े यानी ज़बरदस्त और ठंडे जहन के और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल ऑर्डर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा 71 ऑनवर्ड था। ठीक है, उसके बाद उनका आइन कैसे होगा, पार्टियां कौन सी होंगी, सियासत कैसे। और जेन जी ने की है, जनरेशन जी, वो निकली सड़कों पे, उन्होंने तड़प पड़क करके सारा पूरा सिस्टम लेके बैठ गए। एक बात हुई होगी। दूसरी बात ये कि जो है ना, उससे बात करेंगे, ये बांग्लादेश जो है ये ज्योग्राफिकली अंदर है भारत के। तीसरी बात ये जो है, ये एक होता है कि जी आपका असर कहीं ख़त्म हो जाता है, आपकी कहीं जो है वो एक, आप कहते हैं कि जी वहाँ पर हुकूमत आ गई, नेपाल में ऐसी हुकूमत आई है, दूसरे वज़ीर आज़म आ गए, ये प्रो चाइना है, ये प्रो आगे पीछे दाएं। नेपाल के पास सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया का बांग्लादेश में, इस खिते में। और ये एक अजब मामला है कि इनको पता ही नहीं चलता। मतलब एक देखें ना, हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा डिबेट। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पर कोई वाक्य पेश आके, नहीं, पूरा ऑर्डर के रहा 70। मतलब एक आप देखें ना कि पूरा एक ढांचा गिर गया है। अब कि जी अचानक हसीना वाजिद को पता ही नहीं। ओ भाई, हसीना वाजिद जो है वो अभी तो मोदी साहब की उसमें आई हुई थी, जो उनकी तकरीब आलूबरदारी थी। पिछले साल जब G20 समिट हुई है तो खुसूसी मेहमानों की फहरिस्त में थी वो, और अपनी साहबजादी के साथ उन्होंने एक सेल्फी उतरवाई साइमा वाजिद के साथ, और वो सेल्फी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, G20 में खुसूसी। फिर उसके बाद G20 से एक दिन पहले पहली दफा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ढाका आए, सर्गेई लेवरोव। पहली दफा बांग्लादेश बनने के बाद ये किसी आला तरीन रशियन एहलकार का दौरा था, यानी पहली दफा। हालांकि सोवियत यूनियन ने हेल्प की थी एक तरह से उस कोल्ड वॉर में, वो यानी बांग्लादेश और इंडिया के साथ। लेकिन वो आप देखें कि उनका कोई प्रेसिडेंट या कोई बंदा, प्राइम मिनिस्टर या कोई फॉरेन मिनिस्टर आज तक बांग्लादेश नहीं आया था। ये पहली दफा लेवरोव आए, और वो भी यूक्रेन वॉर के ऊपर एक वोट का मसला था, अदरवाइज आए, और कोई नहीं आया इससे पहले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। G20 समिट में ऋषि सुनाक भी हैं, तो अच्छा, जैसे G20 खत्म हुई तो अगले दिन मैक्रों गए। ये 1990 के बाद पहली दफा कोई फ्रांस का सदर गया। फिर ये ब्रिक्स समिट में गई, वहां पर इन्होंने कहा जाके कि बांग्लादेश जो है वो आना चाहता है ब्रिक्स के अंदर, और ये सारी डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी भारत तय कर रहा है। जैसे भूटान, जैसे नेपाल, बांग्लादेश को उभरने नहीं दिया गया। बांग्लादेश, अब ये इस वक्त जो लोग निकले हैं ना, ये बांग्लादेश है। उसकी वजह यह है कि मुकम्मल हसीना वाजिद जो मर्जी करें, मतलब सर उतार दें लोगों के, फांसियां लगा दें, ठीक है, जो मर्जी करें, उन्हें कोई इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि मोदी साहब या साथ हैं या इंडिया की, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट। लेकिन मसला ये कि स्लिप आपके हाथ से हो रहा है और आपको नहीं पता कि स्लिप हो रहा है। मतलब ये सिर्फ ये इतना बड़ा डिबेकल है फॉरेन पॉलिसी। ये तवील मुद्दत, मैं इसको कोई 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, लॉन्ग टर्म। ये नहीं होता कि इसके ऊपर हुकूमत को गिर जाए, इसके ऊपर तो बहुत से लोग जो है ना वो उनको फायर हो जाना चाहिए। जॉब, नौकरियां, जॉब, हुकूमतें, ये बहुत बड़ा डिबेकल हुआ है जो बांग्लादेश में हुआ है इंडियन नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो। मुझे नहीं पता कि उसको किस तरह डाइजेस्ट कर गए। और आज बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे सुबह और कल से, कि वहाँ पर जो है वो हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है वहाँ पर बहुत से जो हिंदू हैं वहाँ 6-7% हिंदू आबादी है। तो वो उनको फिर ये खबर आई कि जो मुसलमान थे उन्होंने जाके वहाँ पर, खालदा ज़िया के साहबजादे ने भी कहा, बाकी लोगों ने हिफाजत की। अच्छा, अब यहाँ पर इशू क्या है? सारा इशू ये है कि ये जो कॉलोनियल पावर्स है ना, ये आज की कहानी नहीं है। मतलब वो कोलंबस निकला उधर कि जी मैं मसाले ढूंढ के आता हूँ वापस, तो उसने तो इंडिया आना था, वो अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका दरियाफ्त हो गया। तो इधर आना था ना उसने, वो तो भटकते भटकते
उसका चप्पू किसी और तरफ चलता हुआ चला गया। उसके बाद वास्को डी गामा, वो भी घूमते घूमते इधर से, ठीक है ना, वो आपको नज़र आते हैं जनाब, और वो पहुंच गए ये कालीकत। कालीकत की बंदरगाह जो अब जाहिर है कि केरला का बड़ा ज़बरदस्त शहर है। फिर उसके बाद फ्रांस, और फिर उसके बाद जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ से आए सारे? ये आते कहाँ से थे? ये सारे के सारे समंदरों के रास्ते आते थे। टीपू सुल्तान, मैसूर कहाँ था? मैसूर एक किंगडम, एक सल्तनत थी मैसूर। तो कहाँ था मैसूर? वो दो जो है वो ब्रिटिश फौजों से लड़ रहा है, साथ उधर से जो है वो एक उसके खिलाफ खड़े हो गए अंदर से, तो टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। लेकिन वो कहाँ लड़ा? मैसूर कहाँ था? मैसूर ये बंदर, ये है, ये मैसूर था। आप मैसूर की जगह देखें ना बंदरगाहों पे, ये कालीकट है। ये उस वक्त का मैसूर है। ये उस वक्त की रियासत मैसूर है जो कि समंदरों में है ना, वो कालीकट, ये सारा इधर से मद्रास, ये जो ऑरेंज कलर में। अच्छा मुझे बताएं कि सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, धोखा दिया मीर जाफर, और जनाब बंगाल निकल गया हाथ से, शेर बंगाल। तो कहाँ से आए ये जो कॉलोनियल पावर्स आई यूरोप से? तो ये कहाँ से आती थी? ये बंदरगाहों से आती है। मैंने कल भी बात की थी कि ये तो समंदरों का वो जो आपकी समंदर होते हैं। अब जो बांग्लादेश है, मैंने आपसे कहा ना, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। आप बांग्लादेश को ऐसे लेंगे वो मैप के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आपके दौर में ये कत्लेआम हो रहा है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को जवाब कुछ चीज़ों का देना चाहिए, बजाय इसके कि हम देख रहे हैं आगे पीछे। नहीं, कुछ क्या हुआ भाई? आप अपने लोगों को, हमें भी कुछ भी समझने का मौका मिले कि क्या हुआ है। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, अब उसमें आप ये देखें कि अगर आप ये उठा के देखें कि जो उनकी पॉपुलेशन है, कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो प्यू की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो मुख्तलिफ इलाकों में कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, मैं उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे रुकता हूँ। और उनकी रिपोर्ट ये बताती है, आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश में 30%, त्रिपुरा में 83% क्रिश्चियन। ये अगर हम मैप दिखा सकें, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये 83% त्रिपुरा में है जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। मिजोरम में 87% है, 87% मिजोरम में। ये आप देखें, रेड कलर से क्रिश्चियंस हैं। ये मैप को थोड़ा सा ऊपर करेंगे जी। रेड कलर में क्रिश्चियंस हैं। पूरे इंडिया में देखें आपको हिंदू नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उन रियासतों की तरफ देखें जो कि बांग्लादेश के साथ हैं और जो 7 सिस्टर्स हैं वो क्रिश्चियंस हैं। नागालैंड में 88%, ठीक है। और फिर उसके बाद मणिपुर में 41%। फिर उसके बाद आप आ जाएं त्रिपुरा में 83%। ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन रेड कलर से। इशू ये है सारा। अरुणाचल प्रदेश में 30%, मिजोरम में 87%, त्रिपुरा, अच्छा त्रिपुरा तो बिल्कुल साथ लगता है। और त्रिपुरा की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती है कि ये त्रिपुरा में अगरतला है ना, अगरतला और ये सारे जो। अब इशू ये है सारा कि इंडिया ने ये देखना है कि ये, मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई 1 दिन या 2 दिन, ऐसा नहीं है कि कोई जंग हुई थी ये हो गया उसमें जी, नहीं। मतलब कि आपका पूरा ईस्ट ना सिर्फ ये है कि वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और वो सारा हुआ, बल्कि उस तरफ एक इंतहाई होस्टाइल सूरत हाल वहाँ पे डेवलप होगी। इंतहाई होस्टाइल, यानी वहाँ पर होस्टाइल इस तरह से कि वहाँ पे मुजीबुर रहमान के जो है मुजस्मे तोड़े। तो मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं गांधी जी हमारे लिए बड़े, लेकिन आप सोचें कि उनमें से और किसी के होते तो उनके मुजस्मों के साथ क्या होता, या मोदी साहब की तस्वीर होती हैं, क्या होता। तो एक होस्टाइल, बहुत होस्टाइल। और फिर उसके बाद वो हॉस्टिलिटी जो है वो उन रियासतों तक फैलेगी
जो रियासतें ऊपर हैं क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि देखें, ये जो मुल्क तो बाद में बने हैं ना, मुल्क कहीं किंगडम थी, कहीं ये था, एक सकाफत, तहजीब, जबान, मजहब, कल्चर, उसकी बड़ी अहमियत है। हमारे साथ भी और बड़े इश्यूज थे ईस्ट पाकिस्तान के, मगर एक कल्चरल, एक सकाफत और ये भी इश्यूज भी थे अपनी जगह। जबान का इशू चढ़, इशू ये है सारा कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और साथ जो मैंने कल भी बात की थी कि इसको आप लोकल समझें या आप इसको एक ग्लोबल लेवल पे देखें। मतलब वहाँ पे लाओस और अभी म्यांमार में रोहिंग्या, ठीक है ना, म्यांमार उनको नहीं मानता रोहिंग्या, ठीक है ना, वो सारे जो हैं वो बांग्लादेश में हैं, या कुछ जो हैं वो म्यांमार कहते हैं हमारी शहरी नहीं है। ये 1982 में जो उनका आ गया था लॉ, वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश से अब वहाँ अवामी लीग के भी लोग हैं, वो कितने अवामी लीग के, हुसैन वाजिद यहाँ पे आप अगर रहती हैं तो क्या अवामी लीग या हिंदू कितने वहाँ पे ऐसे हैं जो कत्लेआम हो रहा है तो आप उनको अलाउ करेंगे? कितने जो हैं वो अवामी लीग के जो कारकुन होंगे उनको आप यहाँ अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या कत्ल होने देंगे? और आगे का सिनेरियो बनने जा रहा है। आप इतना होस्टाइल नेबरहुड आपने खुद बना दिया है। यानी मैं इसको समझने से काफिर हूं कि इतना होस्टाइल, इतना खतरनाक, और आपकी पता नहीं अरबों डॉलर्स की वहां पे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेन्स और ये और वो। तो मुझे आप जरा वक्फा लें, फिर मैं उसकी बात कर लेते हैं कि इसको आगे फिर हम कैसे देखते हैं कि और आगे क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, खासतौर पर या ये सिमलर को जो हमास का नया सरबराह बनाया। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा या पार्लियामेंट के? कुछ ना कुछ तो होगा और इससे निकलेंगे। ये तो इंटरनल एक इनफाइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी अदारों के दरमियान देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन कोई, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सड़कों पे आगे पीछे ऐसी कोई सोशल अनरेस्ट ज़रूर है मुल्क में, थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है कि बिजली के बिल, महंगाई, चीज़ें सारी। लेकिन आप ये देखें, मैं बहुत शदीद, जब ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मामलात होते हैं तो हम बड़ी शदीद तनकीद भी करते हैं अपने बहुत सारे मामलात। आप ये देखें कि ईरान के साथ हमारी तलखी हुई दरमियान में, वो ठीक हो गई, और वो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि वो सदर इब्राहिम रईसी जो है अपनी वफात से पहले पाकिस्तान तशरीफ लाए। अभी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो ये एक, आपका ख्याल है कि अगले 20 साल चलेगा, या अगले 5 साल चलेगा, या 8 साल चलेगा, या 6 साल चलेगा? ये एक वक्ती मामला है। उनकी सरजमीन से एक इशू है जो कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहा है, और पाकिस्तान को नहीं कर रहा, सब बाकी सबको कर रहा है। और हमारी उनसे गुजारिश है कि मतलब हमने उनको इसमें से, इस टर्मोइल में से निकालना है। मतलब कोई दुश्मनी नहीं हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इस टर्मोइल में से निकालना है। वहाँ पर बरसा बरस से एक अनफॉर्चुनेटली एक जंगें और खाना जंगी और आपस में, आप सोचिए ना कि आप ज़रा, मतलब कब अफगानिस्तान अच्छा खूबसूरत अफगानिस्तान देखा होगा किसी ने? 70 की दहाई में देखा होगा, उससे पहले नस्लें गुजर गई पूरी। अब वो जहाँ वहाँ पे जाहिर है जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो नहीं हो रहा कि जो वियतनाम वॉर के बाद कम्बोडिया में हुआ था, जो कहा जाता था कि यहाँ से बड़ी कुव्वत जाएगी तो कम्बोडिया बना के जाएगी। तो ये ठीक हो जाएंगे मामला, लेकिन ऐसा कि आप एक पूरा का पूरा बना हुआ जो है वो 47 से लेके और आज तक का, और उससे पहले भी बंगाल की तकसीम और वो सारे मामले, एक पूरी हिस्ट्री है उसकी, कैसे हुआ, कांग्रेस का क्या स्टांस था, मुस्लिम लीग का क्या था, वहाँ के रहनुमा क्या, पूरी तारीख है। उसको आप जिस नज़र से भी देखें तो एक तारीख है, उस पर बहस। लेकिन इशू ये है कि जो 71 के बाद वो तो सामने है, उससे पहले जो हुआ वो भी हमें इल्म है कि भी ज़बान पे फसादात हुए, बाकी मामलात, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, रिजल्ट नहीं, सब मान ली बातें। इशू ये है सारा कि जो स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खालिस हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारे साथ रहेगा बांग्लादेश। लेकिन जो आपका लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वो अब मतलब ईस्ट में तो क्या, मतलब देखें ना, ईस्ट में क्या है, अपनी रियासतें हैं, 3 तरफ तो अपनी रियासतें हैं ना। जो रियासतें हैं तो वो तो बांग्लादेश अंदर है, मेनलैंड के अंदर है बांग्लादेश नक्शे में, तो वो डिपेंडेंट बांग्लादेश के हैं। यहाँ कभी मैसूर थी, कभी कोई यूनाइटेड बंगाल था 1905 तक, कभी, लेकिन एक
लोग रहते हैं ना, ये ऊपर भी जो कुकीज़ हैं या बाकी लोग हैं, तो ये भी अपनी रियासतें क्लेम करते हैं ना कि यहाँ पे ये वो रियासत थी इतने 100 साल पहले, ये था, हम आज़ादी लेंगे, ठीक है ना। कोई कोकीलैंड की बात कर रहा है, कोई क्रिश्चियन स्टेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। और साथ ही आप ये ध्यान में रखें कि वो, अच्छा अब आप देखें कि सिचुएशन क्या बन रही है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझ से बाहर है कि ये कैसे हुआ है। 25वीं और 26वीं स्लाइड ये आज की, कितनी अफसोसनाक, ये परेशान कौन बात है कि वो ये कहते हैं कि जी 1 करोड़ जो है वो लोग दाखिल होंगे। 1 करोड़, ये बंगाल के बीजेपी जो है उन्होंने कहा है 1 करोड़ दाखिल होंगे एक एस्टिमेट के मुताबिक, जो बांग्लादेश से दाखिल होंगे इस वक्त। और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है हिंदू स्लॉटर्ड इन बांग्लादेश, ओवर 1 करोड़ रेफ्यूजीज में एंटर वेस्ट बंगाल। इशू देखें, इशू ये है कि ये सूरत हाल कैसे बनी, क्यों बनी, इसकी वजूहत है। अब आप चाइना था, पाकिस्तान अंदर डाल दिया, अमेरिका था, आगे था, कोसते रहे। एक पूरी स्टडी, एक पूरा आपका होता है ना लॉन्ग टर्म, उसी के मुताबिक चेस बोर्ड आप बनाते हैं, तो ऑर्डर गिरता है, ये ऑर्डर गिरता है कि भाई अब हमारा ईस्ट ज़्यादा मसला है या वेस्ट ज़्यादा मसला है या नॉर्थ में मसला है या विद इन मसला हो गया। मतलब अब ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और हॉस्टाइल बॉर्डर, हॉस्टाइल, और इतने सारे लोग जब एंटर होंगे तो मुझे बताएं बॉर्डर सिक्योरिटी, ये मैं कंसर्न शो कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे बॉर्डर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी, बीएसएफ कैसे कंट्रोल करेंगे सारी रियासतों के साथ। अच्छा फिर इसमें रोहिंग्या भी, ये ध्यान में रखें, वो म्यांमार से 1982 के बाद वो बहुत बड़ी तादाद उनकी बांग्लादेश में, वो राखीन रियासत वो कहते हैं हमारी थी यहाँ पे बहुत पहले, म्यांमार उनको मानता नहीं है। म्यांमार ने कहा कि नहीं, ये तो जो थोड़े लोग हैं जो यानी माइनॉरिटीज़ में, तो वो बहुत बड़े बांग्लादेश में, बांग्लादेश से मुसलमान वो इधर एंटर हो गए, पता चला रेफ्यूजी क्राइसिस, उससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो इशू है ना, कि जो मैंने बात आपसे की कि ये लैंड लॉक्ड हैं, ये टोटल डिपेंडेंट है बांग्लादेश पे ये। और अगर मगरबी बंगाल की भी बात करें तो वो भी आपको रिश्ते नाते करीब आपको बांग्लादेश के मिलते हैं। अच्छा अब इसमें इशू ये है कि नई दिल्ली से बैठ के आप कैसे संभालेंगे। एक तारीख है ना, टीपू सुल्तान नीचे लड़ा था बंगाल में, और सिराजुद्दौला को जिन्होंने धोखा दिया, तो वो कौन लोग थे, वो कौन सी फौजें थी, तो ऊपर से ही थे ना, नॉर्थ से ही थे। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जो इस सिचुएशन में ऑर्डर गिर गया। अब मुझे नहीं पता कि वो नया आइन बनेगा, भाई कैसे खालदा के सामने कौन होगा, भाई इलेक्शन में कौन सी, मतलब क्या पॉलिटिकल, एक पूरा उनका भी ये तो पूरा एक चेस बोर्ड नया बनेगा ना बांग्लादेश का, और जनरेशन जी बनाएगी, नौजवान बनाएंगे, वो ज़्यादा समझते हैं मामलात को, बहुत बहुत समझ, तो वो भी आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मुशावरत भी हो रही। फौज ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, फौज ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। एक रात पहले हसीना वाजिद उनसे कह रही हैं बुला के फौज के सरबराह को कि आप जो है यहाँ पे जो लोग हैं 23rd स्लाइड, इनको आप सुबह गोली वोली मार दें। तो डेली स्टार खबर दे रहा है कि बांग्लादेश आर्मी रिफ्यूज टू सप्रेस प्रोटेस्ट सीलिंग हसीना फेट। लास्ट मिनट पे उन्होंने हसीना वाजिद को कहा कि नहीं, अवाम पे गोली नहीं चलेगी। अच्छा अब ये फिर होता है ना कि इंपॉर्टेंस आपकी ख़त्म हो जाती है दुनिया में चेस बोर्ड में, क्योंकि आप लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट और उधर लाओस और म्यांमार, रोहिंग्या, मतलब छोड़ दें आप, कंबोडिया, उधर बांग्लादेश आसियान में और सार्क के दरमियान कहीं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो निकल गया हाथ से। कैसे हुआ, हॉस्टाइल बॉर्डर हो गया। हम तो कहते थे उधर देखें उस तरफ होंगे मसले होंगे उधर, कमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो वो पूरा एक ऑर्डर ख़त्म हुआ है, बांग्लादेश का ऑर्डर ख़त्म हुआ है। अच्छा फिर वो जो दोस्तों वाली बात थी ना, नजीबुल्लाह को नहीं बचाया, मुजीबुर रहमान को भी नहीं बचाया, ये भी बहुत बड़ा क्राइसिस है ना। मुजीबुर रहमान का भी तो कत्ल हुआ है 1975 में, तो उसको क्यों नहीं बचाया, इधर नजीबुल्लाह को नहीं बचाया। नजीबुल्लाह कह मुझे पनाह दे दो, उधर मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया, पता ही नहीं था। अभी इधर हसीना वाजिद उठ के इधर आ गई, पता ही नहीं था। ओ यार ये क्या, ये कैसे, फिर आप पूछते रहे इंडिया था, सॉरी चाइना था पीछे, पीछे पाकिस्तान था, पीछे अमेरिका था, पीछे ये था।
या आसिम मर्चेंट वाला क्या फजूल वाक़या हुआ है और बहुत ही यानी बदनामी का सबब है। और बड़ा हम उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और ये बड़ा जो जिस पकड़ा है उसको वहाँ पे अमेरिका में जो केस, और बहुत ही काबिल मज़म्मत अफसोसनाक बात है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए मुकम्मल, और यकीनन पाकिस्तान भी इसको कर रहा होगा अपने तौर पे। तो ये जो सारा सिलसिला है पूरा दुनिया में। अच्छा, याहिया सिनवर पे आ जाएं। याहिया सिनवर जो हैं उनको हमास ने अपना नया सरबराह बना लिया। याहिया सिनवर गजा में, ये खान यूनिस में पैदा हुआ और 87 में बनी है हमास। तो अगले साल ये 88 में बनी, तो अगले साल हमास बनने के अगले साल ही गिरफ्तार हो गए और उसको 23 साल जेल में रहे। 23 साल जेल में रहे। 2011 में जब वो एक कैदी के बदले जो इसराइल के फ़ौज का था उसके बदले जब लोग छोड़े 1000 कुछ फ़लस्तीनियों ने अपने रिहा करवाए, तो उसमें याहिया सिनवर भी थे। ये तमाम ज़िंदगी गज़ा से बाहर नहीं निकले, गज़ा में ही। जिन लोगों ने कभी 2000 के बाद गज़ा को देखा है जाके, जब ये तो ये अपने छोटा सा मैंने बताया ना कि दफ्तर में जाएं तो इनकी ख्वाहिश हुई कि मैं ये कभी बाहर निकलूंगा तो ट्रेनें कैसे चलती हैं, तो ये कभी गज़ा से जहाज़ों में कैसे, मतलब ये कभी बाहर नहीं निकले पूरी ज़िंदगी गज़ा में। अब ये इनको बना दिए जनाब पोलिट ब्यूरो का सरवा। इसका मतलब ये कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो याहिया सिनवर से होंगे, जो कि गज़ा के अंदर कई सुरंगों में है। इस्माइल हानिया तो बाहर थे, खालिद मिशाल पे बैठे, तो बाहर एक कम्युनिकेशन हो रही थी कि मुज़ाकरात कैसे होंगे, कहीं पे कतर में होंगे, कभी फैसला जो है कहीं हो रहा है, दुनिया कर रही। अब जो फाइनल फैसला होना है कि सीज़ फायर करनी क्या करना है, वो फैसला होना है गज़ा के अंदर कई सुरंगों के नीचे। बाहर कम्युनिकेशन कैसे होगी कैसे नहीं होगी ये अब देखना है। रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। रशिया और चाइना और जॉर्डन और सारे अरब ममालिक की तरफ से कोशिश हो रही है कि जंग थमे, और अमेरिका की तरफ से भी, यानी जंग फैले ना। ये जो बात थी ना कि रशिया के चीफ पहुंचे हैं और चाइना में उन्होंने बड़ी अहम मुलाकात हुई, तो मुलाकात के दौरान ताउन तो हो रहा है सब कुछ, ये ईरान करेगा भी, जैसे भी होगा, जैसे भी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इस जंग को फैलने से रोका जा रहा है अब तक। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा, जो शर्क़ुल औसत अरब सऊदी अरब का पेपर है, बहुत बड़ा पेपर, 20 स्लाइड। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि जो नए लीडर हैं हमास के, वो इंश्योर करवा सकते हैं कि सीज़ फायर डील तक हम पहुंच जाएं। यानी एक तरह से उन्होंने याहिया सिनवर के, आप समझें कि ये कहा है कि भाई फैसला चूंकि उनके हाथ में ही था, तो अब वो सीज़ फायर की उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सीज़ फायर डील करवाएंगे, वो मुआहदा करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये अरब न्यूज़, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो बात की है उसका दूसरा हिस्सा 19th, यूएस हैज़ कम्युनिकेटेड नीड नॉट टू एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट टू ईरान, ईरान और इसराइल दोनों को, ईरान और इसराइल दोनों को। और यहाँ पर जो मैसेज है वो जा रहा है जनाब, अब आप देखें कि मतलब इसमें सारे अरब मुल्क, चाइना, रशिया की तरफ से ये बात हुई है कि हम इसमें कोई मीडिएट आगे जाके सीज़ फायर और ये सारा जब भी होता है, ईरान और हिजबुल अपना तो इसको सेटल करेंगे, लेकिन उसके बाद आगे कहीं तो जाएगा ना ये पूरा। और असल बात ये तो एक इशू चल ही रहा था ना, असल इशू ये है कि 40,000 जो फ़लस्तीनियों बच्चों का और इज्तिमाई कब्रें और वो जो सारा जुल्म हुआ है, उस पर दुनिया क्या करेगी, ये एक सवाल है। अच्छा, अब इसमें जो है वो अब आप ये देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो लगी हुई है, हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स, कितनी अजीब बात है। ये 7th स्लाइड अगर देखें, मतलब ये मुझे नहीं पता कि हिंदुत्व की वो बात बीजेपी की क्या इस वक्त आ रहा है, वो क्या इंटरनल एक डिस्कशंस होती है ना, इंटरनल क्या है पॉलिसी भी, क्या हुआ है। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई 1 या 2 दिन की पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या पीटीआई की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की है, या ज़ियाउल हक साहब आ गए या मुशर्रफ साहब आ गए, कोई
एक है ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, छोड़ दें कांग्रेस है बीजेपी, आपने बांग्लादेश को एक पहले तो पूरी इन्वेस्टमेंट फिर और आखिर में यानी इतना हॉस्टाइल बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं है इतना हॉस्टाइल, पाकिस्तान तो हम तो मतलब इस वक्त बात करते कोशिश करते हैं कि बात हो, ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन मसला ये है कि इतना हॉस्टाइल बॉर्डर वो खड़ा हो गया जिसका कोई एंड ही नहीं है। यानी वो कैसे खत्म हो, को दुनिया की पार ना अमेरिका उसको ठीक कर सकता है उस जगह को, ना उसको चाइना कर सकता है। वहां पर एक अजीब दुनिया आबाद है, अगर आप जाएं वहां पे, लाओस और कंबोडिया और ये म्यांमार और बांग्लादेश और ये सारी रियासतें, अलग दुनिया। वो मतलब असलहा और पैसा और स्मगलिंग और यहाँ के लोग इन्वॉल्व और माफिया, यहाँ से लोग ऐड होंगे और ये पता नहीं किस तरह संभालेंगे। वहाँ पर सीज फायर का इंतज़ार हो रहा है और साथ ही जो ये यानी ठहराव आ गया ना, वो नहीं हुआ अटैक अभी तक। ये शुमाली ये इन्होंने वही बात की, उसको कत्ल कर देंगे। वो बंदा जो है वो IS अनवर को ज़ाहिर है उन्होंने इस वक्त अगर अनाउंस किया तो सोच समझ के किया होगा। देखिए ना, इन्होंने आज कहा है कि मोहम्मद दैफ के पास पहुंचा देंगे सब कुछ, लेकिन इसराइल ये बात भी ध्यान में रखें कि हैफ़ा की बंदरगाह जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हैफ़ा को हिट करेंगे, हैफ़ा की बंदरगाह पे इतना ज़्यादा पेट्रोकेमिकल है। आपको याद है बैरूत की बंदरगाह पे जो एक ब्लास्ट हो गया था, उसके नतीजे में वहाँ पे बड़ी तबाही आई थी। उसको आप वो तो एक हादसा था जो भी था, इसको तो आप कई गुना ज़्यादा उससे जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो हैफ़ा की बंदरगाह पे हैं। एक रॉकेट गिरेगा और तो वो हैफ़ा के अंदर एक बड़ी, मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू कहाँ लेके जा रहा है या बाकी लोग कहाँ लेके जा रहे हैं इस मामले को, लेकिन अब ये बात चीज़ें होती है ना, जो जैसे मुझे को आपको कहेंगे जी उधर का क्या हाल है, अब क्या हाल है, क्या हो सकता है उधर, तो किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि म्यांमार को संभालो या बांग्लादेश को संभालो या मणिपुर को संभालो, निकल जाता है टाइम जब आप। इसी तरह अब ये कैसे होगा, कैसे संभालेंगे? 40,000 हर रोज़ लोग शहीद हो रहे हैं ना, अब कैसे संभालेंगे मुझे नहीं पता। बात चीज़ें निकल जाती हैं, फिर आप वो देखें तारीख तो चलती रहती है ना, ये जियो पॉलिटिक्स एक घड़ी है, ये कभी नहीं रुकती। जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, तारीख, दुनिया जब तक ये चलती रहती है। लेकिन आप कभी कभी जाके वो ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पर आपको पता नहीं समझता कि कौन से सोल्यूशन से क्या निकलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक तो ये एक ऐसा इशू है जो ऑन गोइंग इशू है, इसलिए कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन में ये जगह इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक्ट, अच्छा मलेशिया की पॉलिसी बिल्कुल अलग है, ये ज़हन में रखें, मैं उससे बाद में बात करूँगा। मलेशिया जो है, जो बे ऑफ बंगाल का एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा, बे ऑफ बंगाल का म्यांमार से भी लगता है, लेकिन उसके बाद फिर मलेशिया से भी लगता है। अनवर इब्राहिम, तो उनकी पॉलिसी अलग है। वो जो उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी, चाइना उसका हिस्सा है, बातचीत कर रहे हैं वो चाइना से, तो वो अलग है बिल्कुल पॉलिसी। फिर तो मसला ये है कि अब वो वहाँ पर कैसे, मतलब छोड़ दें ताइवान और वो सारा क्वाड, और मतलब अमेरिका पीछे, तो फिर कौन सा क्वाड? अगर अमेरिका पीछे जो उनकी तरफ से बात हो रही है तो भाई, या उसके पीछे कह रहे हैं मगरबी ममालिक साथ नहीं थे, तो पता ही नहीं था आपको यार, G20 अभी तो हुई है। मतलब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये समझ से बाहर है सूरत हाल। हसीना वाजिद को रखें, भेजें भाई, उनके वालिद मोहतरम का कत्ल हुआ था तो बचा लिया था उनको 75 में, क्या नजीबुल्लाह आपको पता ही नहीं, अमरुल्लाह साले पता ही नहीं, अशरफ गनी पता ही नहीं। मकसद इशू ये है कि और ये चूंकि एक ऐसा था ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी वो साइट जो है ना जियो स्ट्रेटेजिकली, मतलब पाकिस्तान को आप जरा अलग होता है तो पूरा बहुत बड़ी खप है पूरा है, और दुनिया आपको देख रही है। अच्छा, ये अगली जो वहाँ पर आपकी कितना वहाँ पे लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, कैसी पॉलिसीज़ हैं, कैसे अगला जो बसात बिछेगी ग्रेट गेम की, तो उसमें आप कैसे, अब आप उलझ गए अंदर ही। और हिंदू जो है वहाँ पे वो उनका कत्लेआम हो रहा है, और मैं तो समझ से बाहर है कि ये इसको कैसे संभालेंगे। ये तो स्पिल ओवर इसका बहुत ज़्यादा होगा। अभी हमारी दुआ है कि ये हालात काबू में आए, लेकिन उसका मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो ये कैसे कहते थे इसके पीछे वो था, उसके आगे निकल गए, मतलब मालदीव से निकल गया, इसके पीछे वो था जो खामोश, अच्छा वो नेपाल में हो गया, पीछे वो था, बस निकल गए। अभी अच्छा इसके पीछे कोई था नहीं था, निकल गए। भाई ये अफगानिस्तान में ऐसे हो गया अशरफ गनी के साथ, अमरुल्लाह साले का कुछ नहीं पता, उसके पीछे ये था, आगे चल पड़ते। ये कुछ समझ से बाहर है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और जो कौमें सीखती हैं गलतियों से अपनी, वो आगे बढ़ती हैं।
लेकिन ये है कि जो सारा का सारा मलबा दूसरों पे डाल के, और हमारी गलतियाँ बहुत होती हैं, हम मानते हैं अपनी गलतियों और उनसे सीखते कितना है ये अलग बात है, लेकिन ये है कि वहाँ तो गलती का माने तो फिर सीखेगा ना। तो ये तो अजीब से सूरत हाल बनी है, और जियो पॉलिटिक्स में या हिस्ट्री में या यहाँ पर इस तरह की गलतियाँ माफ़ नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।